सिंदूर जारी है। इस बीच क्या क्या महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। मसलन डीजीएमओ साहब जिनको फोन आया था ना पाकिस्तान का सरेंडर के लिए, जिन्होंने पहली बार में फोन उठाया नहीं, है ना, बाद में देखेंगे, उनको प्रमोट कर दिया गया है, अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। और साथ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत कुछ ऐसे एक्विजिशन करने वाला है, ऐसी परचेजिंग करने वाला है जो भारत की ताकत को और कई गुना बढ़ा देगा। इसके अलावा देश दुनिया में और क्या हो रहा है जो आपको जानना जरूरी है इस लिहाज से कि वर्ल्ड ऑर्डर इस समय क्या इशारे कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ा खुलासा, उसके साथ शुरुआत करूंगा। यह इंटरनेशनल खुलासा है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा, सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान के 6 जेट ध्वस्त हो गए थे। एक F-16, 3 JF-17 थंडर, 2 मिराज तबाह हुए थे। और यह यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट बता रही है पाकिस्तान में अमेरिका और चीन दोनों के हथियारों को जो उन्होंने दिया था पाकिस्तान को, उनको झटका लगा था। वो F-16 रहा हो या JF-10, इन दोनों को ही, JF-17 माफ कीजिए, एक F-16, 3 JF-17 थंडर और 2 मिराज इसमें तबाह हुए थे। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट ये बता रही है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान तो रोज ही बता रहा है कि हमको कितनी मार पड़ी। अब दुनिया भर से भी इस बात की तस्दीक होने लगी है। अलग अलग जगहों से जो न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं इस बात को कंफर्म करने लगे हैं कि यह नुकसान कितना बड़ा हुआ था। 23 मिनट के अंदर घुटनों पर जब पाकिस्तान आया था तो करारी चपत लगी थी। मेजर गौरव आर्या मेरे साथ हैं और एयर मार्शल PK श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। दुनिया भर से आने वाली ये रिपोर्ट जो कंफर्म कर रही है कि पाकिस्तान के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन मेरे को हैरानी इस बात की है कि उसके बावजूद वो जो उसके साथ खड़े थे आज भी खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिका जिस हद तक खड़ा था या चाइना जिस हद तक खड़ा हुआ था वो आज भी उसके साथ। दिनेश, ऐसा है कि जितने जहाज ये बता रहे हैं उससे थोड़े ज्यादा गए हैं, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे निकल के आ रहा है कि ये चले गए। मगर आप एक खास बात इसमें देखिए, स्पेक्ट्रम देखिए, चाइनीज जहाज को भी मारा, फ्रेंच को भी मारा और अमेरिकन को भी मारा। इन्हीं 3 तरह के जहाज होते हैं, तो तीनों मारे गए। इसका मतलब जो आपका स्पेक्ट्रम ऑफ वॉरफेयर करने का तरीका है, जो आपने टैक्टिक्स अपनाई है और जो भी मेथड्स अपनाए हैं वो पूरे कारगर हैं। पहला ये, और दूसरा ये कि जो आपकी स्वनिर्मित इंडिजिनस मिसाइल्स हैं उनका भी कमाल है। उसमें अस्त्रा भी आती है, अस्त्रा भी लगी थी, उसमें आपके ब्रह्मोस भी आता है, उसमें आपका आकाश तो सरफेस टू एयर है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। अगर जहाज से मारा तो यह है, और सरफेस एयर में आपका आकाश आता है और ब्रह्मोस भी आता है, क्योंकि ब्रह्मोस तीनों उस डायमेंशंस में उसको आप लॉन्च कर सकते हैं, एयर, सी एंड लैंड, तीनों से वो लॉन्च हो सकता है। लेकिन जब ये बातें सामने आ रही हैं एक ही बात है, बस मैं कहना चाहूंगा फाइनल, कि एक बात है कि जो पाकिस्तान छिपा नहीं रहा था, लेकिन हमारे यहां द्वंद्व कुछ चल रहा था, हुआ कि नहीं हुआ, उसकी कंफर्मेशन हो रही है। एक्चुअली इंडियन ऑडियंस ज्यादा इससे मतलब, लेकिन मुझको एक चीज लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे देश की पॉलिटिक्स को खास तौर से जिस तरह की होती है, दुनिया भर में बड़ा नॉन सीरियस तरीके से लिया जाने लगेगा। मतलब जो पिटा है वो स्वीकार कर रहा है, दुनिया भर में तमाम प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ लोग जो है उसको लेकर जब सवाल खड़े कर रहे हैं तो बड़ा नॉन सीरियस अप्रोच इसको माना जाए। नहीं दिनेश, मैं आपको बता दूं कि ये रहेगा, यहाँ पे हर समय रहा है और लोग कीड़े निकालेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक्स में बोला सर्जिकल स्ट्राइक्स है, बालाकोट में बोला कि कुछ कौवे और चंद पेड़ गिर गए थे। तो ये हर समय रहेगा, ये सेना के शौर्य पे सवाल उठाना ये रहेगा यहाँ पे, और इनको ये लगता है कि वोट इससे मिलेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान लगातार मना कर रहा है, मैं आज उसके बारे में बात करना चाहता हूं 2 मिनट। पाकिस्तान ने ये बोला कि नहीं साहब, हमें कुछ नहीं हुआ, जो भी बर्बादी हुई भारत में हुई। दिस इज आउट ऑफ द चाइनीज प्ले बुक। आपने देखा गलवान में, पहले गलवान में चाइनीज ने बोला हमारा तो नुकसान ही नहीं हुआ, भारत ने सब बता दिया था कि इतने वीरगति को प्राप्त हुए हमारे सैनिक, डे 1 पे क्लियर था। लेकिन चीन ने बोला कुछ नहीं। 1 साल के बाद चीन ने बोला हाँ 4 तो गए थे शायद। वहां से रशियन रिपोर्ट आई कि 4 नहीं गए, 45 के ऊपर गए हैं, सच तो बोलो। फिर उन्होंने बोला हाँ हाँ कुछ और ग्रेव्स मिली हैं, कुछ तो हुआ है। तो ये वहीं से सीखते हैं, सब बाप से सीखते हैं अपने। लेकिन ये बाप से ये आधा आधा कैसे सीख रहे हैं? क्योंकि उनके बहुत सारे ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि नहीं बहुत मार पड़ी। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जब तक हम फजर की नमाज की तैयारी करते वो आर हम रीच करते, हमको बहुत मार पड़ी। भाई साहब, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का मंत्री अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि साहब भारत के 80 जहाज आए थे, वो ये वाला मिसाइल थी, वो तो हमारा थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी काम कर गई। गुणा करके भी बता रहे हैं कि एक में कितनी मिसाइलें फिट थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्यों कह रहा है अमेरिका से, आपको पता है बात? इसके पीछे कारण ये है कि चाइनीज माल फेल हो गया।
वरना ये अमेरिका से क्यों बोलता, ये चाइना से बोलता। ये चाइना से नहीं बोल रहा, ये कह रहा है कि हमें टेक्नोलॉजी दो। इसका मतलब पाकिस्तान दुनिया के सामने कबूल कर रहा है कि चाइनीज माल फुस हो गया। गौरव, लेकिन वो उसके टेक्नोलॉजी बावजूद- इनको देने वाले नहीं है दिनेश। लेकिन नहीं बिल्कुल देने नहीं वाला देंगे। देने क्योंकि वाला इनको देंगे तो पकड़ा देंगे चाइना को हाँ, ये बात सही है। गधे के साथ। दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा पाकिस्तान। जरा ये खबर भी देख लीजिए, ये नई नहीं है, लेकिन हर दिन एक इजाफा हो रहा है। कहते हैं ना कि आप एक सीढ़ी और नीचे उतरो और नीचे उतर जाओ। दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा पाकिस्तान। पाकिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है, अब तक के सबसे ऊंचे कर्ज के स्तर पर पहुंच गया है पाकिस्तान। 76 ट्रिलियन रुपए हो चुके हैं पाकिस्तान के कर्ज के। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। ये इसके लिए भी ये जज्बा चाहिए। सर मैं कह रहा हूं पाकिस्तानियों के मजे हो गए। इनके माथे पे शिकन क्यों नहीं है? पूरी दुनिया घबरा रही है, कर्ज वापस कैसे करोगे, वापस इनको वापस करना ही नहीं है। इनके माथे पे शिकन नहीं है। अच्छा ये लोग खाएंगे, कर्ज लेंगे, कुछ मुनीर को खिलाएंगे, आसिम मुनीर को, कुछ खुद खाएंगे। लंदन में एक कहावत है, मैं कई बार आपकी शो में, 2 बार तो आपकी रिपीट कर चुका हूं शो में भाई, आज फिर बताता हूं। जब भी पाकिस्तान को कर्ज मिलता है, लंदन और दुबई में जो रियल एस्टेट के रेट्स हैं, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वहीं पे सारा पैसा जाता है। तो अब देखिए पूरी दुनिया चिंतित है कि भाई इतना पैसा वापस, क्योंकि कोई भी इज्जतदार आदमी होगा कर्ज लेगा, उसका पहला टेंशन ये होता है कि मैं वापस कैसे करूंगा। इन भाइयों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वापस करने की नियत ही नहीं है। जब वापस ही नहीं करना तो आन दो। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ज जितना -10 में आप जाओ, उतना ही -20 में चले जाओ, या -30 में और आगे चले जाओ। उसके बाद कोई आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर देगा और कहेगा कि आज तक के सर से ऊंचे कर्ज में है, तो पहले वाला कौन सा लौटा दिया जो अब लौटा दोगे? लौटाना नहीं है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि ये बता रहे हैं कि हम कर्ज में, शुक्र है ये नहीं कह देते कि हमारे यहां इतनी खुशहाली है कि हमको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जरा देखिए पाकिस्तान के भीतर गदर की आहट। अगली खबर, 11 जून को रिहा हो सकते हैं इमरान खान। मुनीर और इमरान के बीच जंग और तेज होने के आसार। 2 साल से जेल में बंद हैं इमरान खान। इमरान खान आप कह रहे थे कि बाहर निकलेंगे तो बड़े सारे डायनेमिक्स बदलेंगे जी। अब अगर 11 को ये हो जाता है तो क्या क्या होने वाला है पाकिस्तान में? अगर इमरान खान, मैं आज एक प्रिडिक्शन कर दूं आपकी शो में, अगर इमरान खान जेल से निकल जाता है और ये वापस इमरान खान को कुछ महीने जेल में नहीं डालते और इमरान खान आजाद इंसान की तरह घूम सकता है अगर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बदल देगा वो आदमी, कुछ चंद महीनों में बदल देगा। और ये भी मैं बता रहा हूं अमेरिका की तरफ से प्रेशर आया है। ये प्रेशर आया है कि तुमने एक बेगुनाह आदमी को जेल के अंदर डाल रखा है, इसको निकालो। कोई ये गलती ना करे समझने की कि आसिम मुनीर का दिल बदल गया और आसिम मुनीर अच्छा बेहतर इंसान बन गया। वो चोर था, चोर है, चोर रहेगा। सेम फॉर दी शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ, बोथ ऑफ देम। चोर थे, चोर हैं, चोर रहेंगे। 40 बिलियन दिया है 10 साल में, वो 4 बिलियन लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा गौरव। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ठीक है। बिल्कुल ये इमरान खान निकल गया तो मैं बता रहा हूं तबाही कर देगा इमरान खान पाकिस्तान के अंदर। लोग सड़कों पे आएंगे और लोग कहेंगे फॉर्म 47 की जितनी भी पैदावार है सबको ऊपर से नीचे, सबको उतारो, कुर्सियों पे जो बैठे हैं सबको निकालो। ये क्या है फॉर्म 47? साहब ये फॉर्म 47 ऐसा दिल का दर्द है, मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली क्या है, दे हैव मैनिपुलेटेड इलेक्शंस यूजिंग सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। दे हैव मैनिपुलेटेड इलेक्शंस। इन्होंने पूरा मैनिपुलेट करा है। पहले इन्होंने इमरान खान के ऊपर दे दनादन FIR, एक में जज ने बोला कि नहीं नॉट गिल्टी, तो दूसरा FIR, दूसरे में नॉट गिल्टी तो 25 और FIR, 200 से ऊपर FIR फाइल कर दी उस आदमी के ऊपर और उसको जेल के अंदर डाल दिया। तो फॉर्म 47 इज अ लीगल मीन्स ऑफ होल्डिंग ऑन टू पावर अनएथिकली इन पाकिस्तान। और इसका बहुत लंबी चीज है, मैं समझाऊंगा, बहुत समय चला जाएगा फॉर्म 47 के चक्कर में। लेकिन शहबाज शरीफ इज अ फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाले प्राइम मिनिस्टर है, तो ये सरलीकरण में फिर ये फील्ड मार्शल को क्या कहा जाएगा? 47 वाला फील्ड मार्शल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। टू द कंट्रास्ट, इधर देखिए क्या हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बने डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी। DGMO के पद पर भी बने रहेंगे राजीव घई। सेना के खुफिया एजेंसी के और सेना के बीच में समन्वय के लिए यह नया पद बना है, नया वर्टिकल बना है। राजीव घई उत्तम युद्ध सेवा मेडल से भी सम्मानित हैं। सर इसके मायने क्या हैं? नहीं, इसके मायने हैं कि बहुत बढ़िया चीज है और इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज, और इससे ज्यादा क्या ही कह सकते हैं। ये वर्टिकल नया क्रिएटेड है? नहीं, डेप्यूटी चीफ स्ट्रैटकॉम इज अ ओल्ड दिस थिंग। ये इनफैक्ट जो जनरल शर्मा थे वो DCOS स्ट्रैट हुआ करते थे, फिर वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर अभी बन गए हैं जनरल प्रतीक शर्मा, तो ही वाज देयर ओनली। तो क्या खुफिया एजेंसियों और सेना के बीच में समन्वय इनका मुख्य काम है? बहुत काम है। इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रूशियल, बड़ी
जिसको कहते हैं कि बहुत एक सेंसिटिव अपॉइंटमेंट है हाँ। और काफी इट ऑल्सो इज इट्स ऑल्सो उसके कई सारे हैं, वो क्लॉज के साथ काम करते हैं, जो थिंक टैंक है, 10 किस्म की डीजीएमओ साहब ने पहली बार में फोन नहीं उठाया था पाकिस्तान का, बोल दिया था कि बिजी है बता दो। जी जी दूसरी बार में उठाया था कि अच्छा ठीक है देखते हैं। जी। अब क्या फोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे? अब तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। अब तो बिजी हैं, थोड़ा ज्यादा बिजी रहेंगे ना, अब थोड़ा मुश्किल होगा। अब थोड़ा ज्यादा बिजी। और ये बता रहा है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जो मुख्य चेहरे थे, हमारे जो मुख्य किरदार थे, उनका प्रमोशन ये बता रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या हासिल किया है और आने वाले दिनों में, क्योंकि ऑपरेशन ऑनगोइंग है, और क्या क्या होने वाला है। जैसे ये होने वाला है, वायुसेना को मिलेंगे 3 मॉडर्न आई स्टार एयरक्राफ्ट। इसी महीने रक्षा मंत्रालय की तरफ से खरीद को मिली मंजूरी। प्रोजेक्ट की लागत 10,000 करोड़ रुपए। अब तक अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के पास ये एयरक्राफ्ट है और ये असल में एक तरीके से समझ लीजिए दुश्मन की टेरिटरी का अंदाजा लगाने वाला, टोह लेने वाला, जासूसी करने वाला और वो महत्वपूर्ण सूचनाएं जो भारतीय वायुसेना को, भारतीय सेना को चाहिए वो देने वाला, ये एक तरीके से उड़ता हुआ हमारा इंटेलिजेंस का अड्डा होगा। और ये 3 मिलने वाले। देखिए ऐसा है, जैसे एवैक्स होता है, हम जानते हैं एयर बोन, अर्ली वार्निंग एंड कमांड कंट्रोल सेंटर, वो एयरबोन मतलब वो आई इन द स्काई टाइप, जिसको आप सरलीकरण में बोलते हैं। ये क्या करता है, वो आई इन द स्काई तो है, ये ग्राउंड सिचुएशन को भी बताता है। अच्छा। और इसमें यूएस में इसका है जे स्टार, अच्छा। आई स्टार कहते हैं, उनका भी आई जे स्टार है। हाँ। और ये आपको जितने ग्राउंड मूवमेंट्स की जो ग्राउंड मैपिंग होती है, आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, जिसकी मदद से आप जो करना चाहते हैं, जिसको हम ऑर्डर ऑफ बैटल बोलते हैं, जिस तरह से मासिंग होगी, चाहे टैंक्स की हो, चाहे इन्फेंट्री बटालियंस की हो, चाहे आर्मर्ड कोर की हो, चाहे एयरक्राफ्ट की हो, चाहे मिसाइल्स की हो, चाहे यूएवीज की हो, तब आप उस तरीके से घातक निशाना लगा सकेंगे, जैसा कि इस बार हम लोगों ने किया। उसमें ये बहुत मदद करेगा। मतलब ये समझा जाए कि वो जो होता है अवैक्स जो होता है, वो मुख्य तौर पर एयर टू एयर के लिए मोस्टली वो एयर फोर्स को ज्यादा जानकारियां उसके लिए मुफीद होता है, एयर सिचुएशन के लिए। और ये जमीन के बारे में भी। और इसको असल में आई स्टार जब आप पढ़ते हैं तो आई स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस, और हाँ, और इसमें इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस। टारगेट एक्विजिशन, इस बात को मत भूलिएगा। हाँ। टारगेट एक्विजिशन उसका मेन है लैंड के लिए, एयर टू एयर के लिए है। तो ये जो एस्पेक्ट इसका है, जैसे मान लीजिए हम अब जाके दोबारा जो बचे हुए 12 हैं, खबर दे रहे हैं उनको। अगर आप इसको समझा भी दें सर इसमें कि ये इसमें क्या क्या ऐसा लगा होगा। इनफैक्ट इसमें ये थोड़ा फेडेड है, अगर इसमें कुछ आपको समझ में आप देख रहे हैं कॉमेंट मींस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, ये लाइन ऑफ साइट हो गया। अच्छा। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल हो गया, ये IR रेडार तो समझ में आ रहा है। LOS क्या है सर? ये LOS हो गया। दैट मींस ये सारी जो आपको लाइन ऑफ साइट के थ्रू मिलेगा, रेडार के थ्रू मिलेगा, कम्युनिकेशन के थ्रू मिलेगा, सैटकॉम के थ्रू मिलेगा, और सिगेंट भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी मिलेगा। अच्छा। इस सबको मैप करके, जैसे मान लीजिए आपके नीचे रेडार्स हैं, रेडार्स रेडिएट कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिली। एयर डिफेंस बैटरीज है, रेडिएट कर रही है, इन्फॉर्मेशन मिली। ये सैटकॉम मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अच्छा। वो ऊपर से आ रहा है। आपने कमेंट, ये क्या है? कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस। LOS क्या हुआ सर? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये 2 दिखाई दे रहे हैं मेरे को, एक सामने की तरफ और यहाँ लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट है। अच्छा, ये लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब होता है सर? लाइन ऑफ साइट को जो चीज आप सामने से देख सकते हैं। अच्छा, सामने की तरफ। ओके, विजुअल जो होता है। ओके। और ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। ओके। और ये हो गया इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स एंड IR, इंफ्रारेड। ओके। ये इन तमाम जगह, ये समझ लीजिए अलग अलग तरीके की आंखें हैं। हाँ। ये अलग अलग तरीके की आंखें जो न सिर्फ आसमान में देख पाएंगी, बल्कि जमीन में देखकर ये कहां कैसे फॉर्मेशंस हैं, हमको क्या कदम उठाने चाहिए, उस हिसाब से हमको टारगेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। गौरव बताइए। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पे उड़ेगा। इसको पाकिस्तानी या चाइनीज एयर स्पेस के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। कई 100 किलोमीटर या भारत के अंदर उड़ेगा, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पे, कि इसको मिसाइल न मार सके। सही कह रहे हैं गौरव, आउट रेंज होगा। सर ये मतलब अपनी टेरिटरी में भी, हमारी अपनी, जैसे आजकल ज्यादातर तो अपनी टेरिटरी में उठकर काम का हो जाता है, उसमें भी वो दूरी जहां तक कोई मिसाइल ना है, वो है स्टैंड ऑफ। हाँ, और स्टैंड ऑफ। और दूसरी चीज है, इसकी पूरी जो बॉडी है, एक्चुअल एयरक्राफ्ट या तो ये बॉम्बार्डियर से ले रहे हैं या ये बोइंग से ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्वेलेंस जिसके लिए माना जाता है, जो इसको हथियार बनाता है, एक तो जहाज है, जो इसको वेपन इन द सेंस की जो इसको मिलिट्री यूज का बनाता है, वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटरी DRDO की है, बाहर से। इसकी जो आंखें आप देख रहे हैं ना, जो महत्वपूर्ण आंखें हैं, वो DRDO ने एक तरीके से बनाई है।
बस उसका जो आप बॉडी जो आप देख रहे हैं वो बोइंग या बॉम्बार्डियर से लिया जाएगा। ठीक कह रहा हूं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो दिनेश एक बात बहुत आप दोबारा दर्शकों को बताइए, जो उन्होंने बात बताई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब टॉप ऑफ द रैक टेक्नोलॉजी है, ये किसी के पास नहीं है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो किसी के यूएस के नहीं पास है, हो सकती है, जो यूएस के पास शायद हो सकती नहीं है। अच्छा, हमने जे स्टार बताया, तो मतलब कम से कम हमारे आसपास जो दुश्मन है उनके आसपास 4-5 जो देश हैं उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं। चलिए।